नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर विकास कौशिक श्री उमेशन कौशिक आदर्श विद्या निकेतन इंटर कॉलेज हाथरस में हिंदी प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। और आज मैं आपको दीपदान एकांकी के बारे में बताऊँगा। मैं दीपदान एकांकी के बारे में बताऊँ इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एकांकी कहते किसे हैं, एकांकी का अर्थ क्या है, एकांकी के तत्व क्या हैं, उसके भेद क्या होते हैं, ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एकांकी का अर्थ क्या होता है। एक अंक में समाप्त होने वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। इसके तत्व क्या हैं? इनके तत्व सबसे पहले कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, देश काल तथा वातावरण और अंत में उद्देश्य। अब मैं आपको बताऊंगा एकांकी के भेद। एकांकी के भेद विषय के आधार पर हिंदी एकांकी के भेद हैं पौराणिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और तथ्यपरक। ये मैंने आपको बताए, एकांकी के बारे में मैंने आपको बताया। आज हम जो एकांकी पढ़ रहे हैं दीपदान एकांकी पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं इसकी पृष्ठभूमि क्या है। दीपदान एकांकी की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले इस एकांकी में आपको बताऊंगा कि इससे पहले भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जो अपने देश की आन बान शान पर बलिदान हो गए हैं। उन्होंने किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की है। आप चाहे पौरुष को ले लीजिए, घनानंद को ले लीजिए, चाहे आप महाराणा प्रताप हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं और बहुत अनेकानेक ऐसे तमाम वीर योद्धा हमारे देश में पैदा हुए हैं जो अपने देश की खातिर, राष्ट्र प्रेम की खातिर शहीद हो गए, लेकिन किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसे ही एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाली एकांकी दीपदान के बारे में आपको बताऊंगा। दीपदान एकांकी के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। मैं आपको सबसे पहले बताऊं इसके पात्रों का परिचय, क्योंकि जब तक हमको पात्रों का परिचय नहीं ज्ञात होगा हम आगे एकांकी के बारे में नहीं समझ सकेंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और इनके जो प्रमुख पात्र हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं इसके जो प्रमुख पात्र हैं उनके बारे में आपको बताऊं। कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र और राज्य के उत्तराधिकारी, जिनकी आयु 14 वर्ष है। दूसरे प्रमुख पात्र हैं बनवीर, महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र। ये क्रूर और विलासी है और इनकी उम्र लगभग 32 साल है। पन्ना यानी कि धाय माँ, कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय, साहसी एवं स्नेही। इनकी उम्र लगभग 30 वर्ष। चंदन धाय माँ का पुत्र, साहसी, स्नेही, कुंवर का मित्र और इसकी आयु है 15 वर्ष। सोना रावल स्वरूप सिंह की पुत्री, अत्यधिक रूपवती, नटखट और कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली, जिनकी आयु लगभग 16 वर्ष। शामली अंतपुर की परिचायिका है, इसकी उम्र 28 वर्ष है। कीरत राजमहल की झूठी पत्तल उठाने वाला बारी, आयु इसकी 40 वर्ष है।
बच्चों, ये तो रहे दीपदान एकांकी के मुख्य पात्र। अब मैं आपको बताऊं दीपदान एकांकी के बारे में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित दीपदान एक ऐतिहासिक एकांकी है। प्रस्तुत एकांकी राजवंश पर उत्तराधिकार करने के लिए रचे गए षड्यंत्र एवं राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए पन्नाधाय द्वारा अपने पुत्र को बलिदान करने की कथा वस्तु पर आधारित है। अर्थात एकांकी का उद्देश्य पन्ना के चरित्र चित्रण में निहित है। पन्नाधाय अपने पुत्र से भी अधिक महत्व देश प्रेम और कर्तव्य पालन को देती है। एकांकीकार ने इस एकांकी के माध्यम से और पन्ना के चरित्र के माध्यम से यह व्यक्त किया है कि राष्ट्रीय हित के लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक हित का भी बलिदान करना पड़ता है। अब मैं आपको दीपदान एकांकी का पूरा सारांश बताऊंगा, इसकी कहानी बताऊंगा। दीपदान उत्सव का आयोजन चित्तौड़ के राणा संग्राम सिंह की मृत्यु के पश्चात चित्तौड़गढ़ के वास्तविक उत्तराधिकारी का प्रश्न उठा। वास्तव में राजा संग्राम सिंह के पुत्र कुंवर उदय सिंह को मिलना चाहिए था, किंतु उदय सिंह अल्पवयस्क था। अल्पवयस्क का मतलब बहुत छोटा, जिसमें समझने की क्षमता ना के बराबर हो। अतः उदय सिंह के संरक्षक के रूप में संग्राम सिंह के भतीजे बनवीर को गद्दी सौंप दी गई। बनवीर बड़ा ही दुष्ट और क्रूर था। वह राज्य को अपने अधिकार में करना चाहता था। अतः उसने उदय सिंह की हत्या का षड्यंत्र रचा और मयूर पक्ष कुंड नामक कुंड में दीपदान उत्सव का आयोजन किया। पन्ना उदय सिंह की धाय माँ थी। उदय सिंह दीपदान में आयोजित गीत, संगीत और नृत्य को देखकर प्रसन्न हुआ। उन्होंने पन्ना धाय से महोत्सव में चलने का आग्रह किया, लेकिन पन्ना ने उनके आग्रह को ठुकरा दिया। उनके मना करने पर उदय सिंह रूठ गए और सोने चले गए। सोना का पन्नाधाय के कक्ष में प्रवेश। बनवीर ने सोना के द्वारा पन्ना और उदय सिंह को दीपदान महोत्सव में सम्मिलित होने का संदेश भिजवाया। सोना पन्ना के कमरे में प्रवेश कर उदय सिंह को महोत्सव में ले जाने की जिद करती है, परंतु पन्ना ने खतरे की आशंका को देखकर उसे वहां ले जाने से मना कर दिया और फटकार कर भगा दिया। चंदन का पन्ना के कक्ष में प्रवेश। सोना के जाने के बाद उदय सिंह को ढूंढता हुआ पन्ना का पुत्र चंदन आता है। चंदन भी अपनी माँ की तरह कर्तव्यपरायण निष्ठ था। वह उदय सिंह के साथ भोजन करना चाहता है, किंतु पन्ना उसे उदय सिंह के सोने की बात कहती है। यह सुनकर चंदन वापस चला जाता है। शामली का पन्ना के कक्ष में प्रवेश। चंदन के वापस जाते ही पन्ना की विश्वसनीय दासी शामली घबराती हुई पन्ना के पास आती है और बनवीर के द्वारा विक्रमादित्य की हत्या की खबर सुनाती है और यह भी बताती है कि अब बनवीर उदय सिंह की हत्या करने वाला है। वह कहती है, राजमहल को चारों ओर से सैनिकों ने घेर लिया है। शामली की बात सुनकर पन्ना बेचैन हो जाती है। वह उदय सिंह को लेकर भागने की सोचती है, परंतु महल को सैनिकों द्वारा घेरे जाने के कारण वह विवश हो जाती है। उदय सिंह की रक्षा की योजना बनवीर द्वारा रचे गए षड्यंत्र की जानकारी मिलने पर उदय सिंह की रक्षा के लिए तुलजा भवानी का ध्यान कर रही होती है। तभी महल में झूठट उठाने वाला कीरतवारी एक बड़ी टोकरी लेकर पन्ना के पास आता है। पन्ना उसे अपनी सारी योजना बताती है
कि वह कुंवर को अपनी टोकरी में छुपाकर महल से बाहर ले जाए। पन्ना की योजनानुसार कीरत अपनी झूठी पत्तल उठाने वाली टोकरी में सोए हुए उदय सिंह को महल से बाहर ले जाने में सफल हो जाता है। पन्ना धाय द्वारा कुंवर की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान। कीरत के जाने के पश्चात पन्ना यह सोचती है कि बनवीर कुंवर के संबंध में पूछेगा तो वो क्या जवाब देगी। अतः वह यह निर्णय लेती है कि वह कुंवर की शैया पर चादर उड़वाकर अपने पुत्र को सुला देगी। इस प्रकार कुंवर के प्राणों की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर देगी। उसी समय चंदन वहाँ आता है और पन्ना धाय कुंवर की शैया पर अपने पुत्र को सुला देती है और फिर खुद को धिक्कारते हुए कहती है कि तूने अपने भोले पुत्र के साथ कपट किया है। तू सर्पणी है, सर्पणी जो अपने ही बच्चे को खा डालती है, जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या करने जा रही है। हाय अभागिन माँ, संसार में तेरा भी जन्म होना था। बनवीर का प्रवेश। कीरत बारी के जाने के बाद बनवीर अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश करता है। जागीर का प्रलोभन देकर उसने पन्ना को अपने षड्यंत्र में सम्मिलित करने का प्रयास किया, किंतु पन्ना अपने कर्तव्य पर दृढ़ रही। उसने बनवीर द्वारा दिए गए लालच को ठुकराते हुए कहा, राजपूतानी व्यापार नहीं करती महाराज। वह या तो रणभूमि पर चढ़ती हैं या चिता पर। इसी के साथ वह बनवीर से उदय सिंह के प्राणों की भिक्षा मांगने लगी। बनवीर ने पन्ना की एक न सुनी। हार कर पन्ना ने कटार से बनवीर पर प्रहार किया, किंतु बनवीर ने उसके प्रयास को असफल कर दिया। चंदन की हत्या। इस सारी घटना ने बनवीर को बहुत अधिक क्रोधित कर दिया। क्रोधित बनवीर ने भ्रांतिवश पन्ना धाय के पुत्र चंदन को ही उदय सिंह समझ और पन्ना की आंखों के सामने ही उसे तलवार से मौत के घाट उतार दिया। तो बच्चों, ये था दीपदान एकांकी का सारांश। अब मैं आपको बताऊंगा कि दीपदान एकांकी जो शीर्षक है इसकी सार्थकता क्या है। दीपदान शब्द एक साथ दोहरे अभिप्राय को प्रकाशित करता है। इसका बाहरी अर्थ स्थूल और आंतरिक अर्थ भावात्मक तथा प्रतीकात्मक है। इसमें नयापन का भाव है। एकांकी का आरंभ दीपदान उत्सव से होता है। यह एक उत्सव का प्रतीक है। इसमें किशोरियाँ दीप जलाकर रात्रि के समय उन्हें जल में प्रवाहित करती हैं तथा नृत्य करती हैं। यह बड़ा आकर्षक दृश्य होता है। दीपदान का आंतरिक अर्थ सांकेतिक तथा प्रतीकात्मक है। इस अर्थ में दीप जीवन का पर्याय बन गया है। इस रूप में पन्ना अपने पुत्र का दान करके कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करती है। जहाँ संपूर्ण चित्तौड़ उम्मंगित होकर तुलजा भवानी के समक्ष दीपदान कर रहा है, वहीं धाय माँ अपने साहस और त्याग का परिचय देती है। वह अपने पुत्र चंदन को मातृभूमि के लिए दान कर देती है। वह कहती है कि आज मैंने भी दीपदान किया है। दीपदान अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। एकांकी के अंत में बनवीर भी कहता है, यही है मेरे मार्ग का कंटक। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है। मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूँगा। यमराज
लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। बच्चों, मैंने आपको बताया, इसकी सार्थकता बताई दीपदान एकांकी की, क्योंकि इसमें 2-3 बातें बताई गई। एक बात बताई गई उत्सव के बारे में, एक बताया जीवन के बारे में, और एक बताया जो क्रूर बनवीर है वो अपने दीपदान के बारे में वो कहता है, वो भी दान करता है, लेकिन किसका? दूसरे के कुल के दीपक का। दूसरे के कुल का दीपक यानी कि पन्ना धाय का पुत्र चंदन। लेकिन वह यह समझता है कि मैंने कुंवर उदय सिंह का खून कर दिया है, उसकी हत्या कर दी है। अब मैं आपको बताऊंगा दीपदान एकांकी का उद्देश्य। दीपदान एकांकी का मूल उद्देश्य मेवाड़ के इतिहास की अमर पात्र के उत्सर्ग का प्रकाशन है। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के उपरांत दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ की सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करता है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के में वह उदय सिंह की हत्या की योजना बनाता है। उदय सिंह की रक्षा हेतु पन्ना अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सुला देती है। मदांध बनवीर चंदन की हत्या कर देता है। इस प्रकार राजवंश की रक्षा में पन्ना अपने कुल दीपक का उत्सर्ग कर देती है। इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने राज प्रेम, देश प्रेम और कर्तव्य परायणता को जगाया है। एक नारी के माध्यम से यह उत्सर्ग और अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। दीपदान एकांकी के माध्यम से भारत के अतीत गौरव का मान रहा है। वह अपने चरित्र से सिद्ध करती है स्वामी भक्ति के समक्ष स्वार्थ का कोई महत्व नहीं है। वह कहती है कि महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक रक्त से बनता है, रक्त से नमक नहीं। नाटककार ने नाटक के उद्देश्य की रक्षा में सतत जागरूक है। पन्ना का चरित्रांकन एकांकी का प्राण है। दुनिया की कोई भी वस्तु उसे पथ विचलित नहीं करती, वह सच्चे अर्थ में दीपदान करती है। यही दीपदान एकांकी का उद्देश्य है। अब बच्चों, मैंने आपको बताया दीपदान एकांकी का उद्देश्य, इसकी सार्थकता, कि दीपदान का अर्थ क्या है। अब बच्चों, मैं आपको इसके जो कुछ प्रमुख पात्र हैं उनके बारे में बताऊंगा। पहला जो प्रमुख पात्र है पन्ना धाय। भारतीय नारी कोमलता, ममता, स्नेह और प्रेम की प्रतिमूर्ति होती है। उसे स्थान स्थान पर अबला कहा गया है, किंतु उसका रक्त जब भी उबाल खाता है तो वह सिंहनी बन जाती है। ऐसे क्षणों में वह देश तथा समाज की रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान कर देती है। पन्ना धाय भारतीय इतिहास की एक ऐसी ही गौरवपूर्ण शिखर पर विद्यमान है। दीपदान एकांकी की नायिका पन्ना हैं। वह चित्तौड़गढ़ के महाराणा सांगा के कनिष्ठ पुत्र कुंवर उदय सिंह की संरक्षिका धाय हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपनी कुशल लेखनी से पन्ना धाय के माध्यम से एक भारतीय नारी के अपूर्व त्याग, कर्तव्य निष्ठा, राजभक्ति, वात्सल्य को चित्रित किया है। पन्ना के चरित्र की कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पन्ना के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। पहली, वात्सल्यमयी माँ। पन्ना वात्सल्य की प्रतिमूर्ति उदय सिंह की संरक्षिका के रूप में वह उसका पालन पोषण माँ के समान करती हैं।
साथ ही वह अपने पुत्र चंदन के प्रति भी उनके मन में अगाध वात्सल्य भाव है, यह जानते हुए कि आज उसके पुत्र चंदन को अंगारों की सेज पर सुलाकर वह स्वयं को धिक्कारती है। तू सर्पिणी है, सर्पिणी जो अपने बच्चे को खा जाती है। इनकी दूसरी विशेषता है आदर्श संरक्षिका। पन्ना एक आदर्श संरक्षिका हैं। वह कुंवर को कोई ऐसा कार्य नहीं करने देती जो उनके हित में न हो, इसलिए वह उदय सिंह को दीपदान उत्सव में नहीं भेजती। सोना उसकी इतनी चिंता देखकर कहती है, धाय माँ, तुमने तो उदय सिंह के सामने अपने पुत्र को भी भुला दिया। ये एक आदर्श संरक्षिका की पहचान है, जो कि अपनी स्वामी भक्ति में इतनी लीन है कि उसे अपने पुत्र का भी ध्यान नहीं कि वो अपने पुत्र के साथ क्या कर रही है। स्वामी भक्ति, इनकी अगली विशेषता है स्वामी भक्ति। पन्ना को उदय सिंह के पालन पोषण का दायित्व सौंपा गया है। वह अंत तक इसे अपना पुनीत कर्तव्य समझकर पालन करती है। बनवीर उदय सिंह की हत्या करने के उद्देश्य से आया था। पन्ना को कई तरह के प्रलोभन देता है, परंतु वह उसके झांसे में नहीं आती और स्पष्ट रूप से कह देती है, राजपूतानी व्यापार नहीं करती महाराज। वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। इनकी अगली विशेषता है सच्ची छत्राणी। पन्ना एक सच्ची छत्राणी है, जिसमें असीम साहस, अपूर्व त्याग, वीरता के गुण हैं। वह चित्तौड़ को नाच रंग की भूमि नहीं, जौहर की भूमि मानती है। पन्ना की अगली विशेषता है कर्तव्यपरायण। पन्ना अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह सजग है। वह उदय सिंह का निर्माण भावी शासक के रूप में कर रही है, इसीलिए उसे दीपदान उत्सव में नहीं भेजती। उन्हें समझाती है, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो। महाराणा सांगा के छोटे कुंवर सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह है। दूरदर्शिनी। पन्ना अत्यंत दूरदर्शी है। जैसे ही उसे बनवीर द्वारा आयोजित दीपदान उत्सव के विषय में पता चलता है, वह तुरंत उसकी चाल को भांप जाती है और उदय सिंह की सुरक्षा करती है। वह उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र को सुला देती है और उदय सिंह को झूठी पत्तलों के बीच छुपाकर महल से बाहर सुरक्षित स्थान पर भिजवा देती है। इनकी अगली विशेषता है राजभक्ति। पन्ना में राजभक्ति कूट कूट कर भरी है। वह बनवीर को उपयुक्त शासक नहीं मानती। राजभक्ति के वशीभूत वह उदय सिंह की रक्षा करती है। अपनी राजभक्ति की भावना को व्यक्त करते हुए वह शामली से कहती है, मेरे महाराणा का नमक रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। इनकी अगली विशेषता है अपूर्व त्याग की साक्षात प्रतिमा। पन्ना चित्तौड़ के सूर्य उदय सिंह की सुरक्षा के लिए अपने नन्हे लाल चंदन को कुंवर की सैया पर हत्यारे बनवीर की तलवार के नीचे सुला देती है और कहती है, मैंने अपने जीवन के दीप पुत्र को रक्त की धारा पर तैरा दिया है। क्या कोई ऐसा दीपदान कर सकता है? तो बच्चों, ये थी पन्ना की विशेषताएं, जो कि एक आदर्श संरक्षिका, माँ, दूरदर्शी और जितनी भी इनकी जो विशेषताएं हैं वो उन्होंने अपने चरित्र में सार्थक की हैं। अब मैं आपको दीपदान एकांकी के
एक और प्रमुख पात्र बनवीर के चरित्र चित्रण के बारे में बताऊंगा। दीपदान एकांकी में जहां पन्ना धाय के महान बलिदान को चित्रित किया गया है, जो कर्तव्य की बलिदेवी पर अपने एकमात्र पुत्र का सहर्ष उत्सर्ग कर देती हैं, वहीं दूसरी ओर बनवीर का चरित्र है जो स्वार्थ लिप्सा के वशीभूत होकर राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी एक छोटे से बालक उदय सिंह की हत्या का षड्यंत्र रचने में भी संकोच नहीं करता। वह अपने कुल का कलंक, निर्दयी, विलासी और विश्वासघाती व्यक्ति है। दीपदान एकांकी में बनवीर का चरित्र एक खलनायक की भूमिका का निर्वाह करता है। बनवीर के चरित्र की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। पहली, महत्वाकांक्षी। बनवीर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। वह महाराणा सांगा के छोटे भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र है। वह संरक्षक के रूप में मिली सत्ता को पूर्ण रूप से पाना चाहता है। वो और चित्तौड़ पर निष्कंटक राज्य करना चाहता है। वह अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसे अनुचित मार्ग अपनाने में कोई संकोच नहीं है। दूसरी इसकी विशेषता, षड्यंत्रकारी। बनवीर षड्यंत्रकारी मानसिकता का व्यक्ति है। वह मयूर पक्ष कुंड में दीपदान महोत्सव की आड़ में उदय सिंह की हत्या करना चाहता है। उसकी इस मानसिकता के कारण ही पन्ना धाय को उस पर संदेह होता है। बनवीर की जो अगली विशेषता है वह कूटनीतिज्ञ। बनवीर अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में किसी भी नीति का प्रयोग करने से नहीं चूकता। कुंवर की हत्या में बाधक बनी पन्ना धाय को वह जागीर का लालच देता है और उसे नाना प्रकार के भय दिखाता है। उसकी अगली विशेषता है विश्वासघाती और विलासी। बनवीर विश्वासघात करके शासक बनता है। उसने न केवल अपने भाई की हत्या की, बल्कि वह राज्य के उत्तराधिकारी की हत्या करने पर भी उतारू है। वह अत्यंत विलासी है, इसीलिए नाच गाने, शराब का आयोजन करता है। उस उत्सव में रावल की पुत्री सोना को भी पैरों में घुंघरू बांध कर नाचने को मजबूर करता है। इसकी अगली विशेषता, क्रूर तथा हत्यारा। बनवीर एक क्रूर हत्यारा है। वह नंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कमरे में आकर उनके धोखे में यह कहता हुआ चंदन की हत्या कर देता है, यही मेरे मार्ग का कांटा है। यमराज, ले इस दीपक को, यही मेरा दीपदान है। बच्चों, ये थी बनवीर की चरित्र की कुछ विशेषताएं। अभी मैंने आपको दीपदान एकांकी के बारे में बताया, उसका सारांश बताया, उद्देश्य बताया, दीपदान का महत्व बताया और इसके चरित्र चित्रणों के बारे में, जो प्रमुख पात्र हैं उनके चरित्र चित्रणों के बारे में बताया। बच्चों, आज जो आपने दीपदान एकांकी पढ़ा और सुना, दीपदान एकांकी के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये आपको बताना है। बच्चों, दीपदान एकांकी के माध्यम से हमें त्याग, बलिदान, देशभक्ति और कर्तव्य पालन की शिक्षा मिलती है। बच्चों, आपको अभी तक जो भी कुछ पढ़ाया गया, ये कोविड-19 महामारी के कारण आपको टीवी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। ये सरकार की एक पहल है जिससे आपको शिक्षा ग्रहण करने में कोई तकलीफ ना हो, आपका कोई नुकसान ना हो। साथ ही आपसे एक निवेदन कि आप लोग सरकार द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें, घर पर रहें, साबुन से हाथ धोते रहें, मास्क का प्रयोग करें। यदि आप कहीं बाहर भी जाते हैं तो उचित दूरी बनाकर ही चलें। साथ ही साथ स्वस्थ रहें और अपनों को भी स्वस्थ रखें। धन्यवाद।